गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं। और आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लास शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। राइट, आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। अब जैसे पीपीसी कहते हैं, इसे प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोलिंग को पीपीसी कहते हैं। देखो, ऑपरेशनल इंजीनियरिंग के जब हम पेपर कवर कर रहे हैं तो आपको पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट वे में तैयार कर लेना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है इस टॉपिक की। क्या होता है पीपीसी, जरा बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो पीपीसी है, आप एक बात देखो, हमने स्टार्टिंग में ये कहा है कि दिस कंसेप्ट इज डेवलप्ड सिंस लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में लगभग ये कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा था। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे 1927 के करीब आपने जो पढ़ा है, जो हॉथर्न इफेक्ट्स था, जिसको अपन ने हॉथर्न स्टडीज कहा है, एल्टन मेयो ने ये डेवलप किया था। उन्होंने 1927 में ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हॉथर्न इफेक्ट कहा था। उसके बाद में 1931 में स्टीवर्ट ने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया था। 35 में रोमिंग ने भी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को इंट्रोड्यूस किया था। 1940 में ब्लैकर ने ऑपरेशनल रिसर्च एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि वर्ड सेकंड के बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी। ऐसे ही 46, 47 में लीनियर प्रोग्रामिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद की बात करें, 51 में बहुत सारे केमिकल डिजिटल कॉमर्शियल जो डिजिटल कंप्यूटर्स आ गए थे, उन्होंने भी अपने प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया था। इन लास्ट 1980 में क्या हुआ था, जो रोबोटिक्स आया था जापान से, उसको प्रोडक्शन में इतना जबरदस्त कहना चाहिए वेलकम किया गया था कि इसकी वजह से मास प्रोडक्शन होने लगा था, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होने लगी थी, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया था और स्टैंडर्डाइज हो गए थे प्रोडक्ट। तो रोबोटिक्स कह लो, चाहे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस कह लो, चाहे कैड और कैम कह लो, इन सब को इंट्रोड्यूस करने का जो कहना चाहिए श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो है डेमिंग और जुरान को। इन लोगों ने जब 1980 तक इतना सारा काम कर दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने जब अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया था, तब कहीं जाकर के प्रोडक्शन पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग होने लग गया। क्योंकि जब कंप्यूटराइज हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, बहुत सारी स्टैटिस्टिकल मेथड्स इसमें अप्लाई हो गई, ऑपरेशनल एप्लीकेशंस इसमें जाने लग गई, तो तीन चीजों पे बहुत कंसंट्रेशन किया जाने लगा, क्वालिटी, टाइम और प्राइस पे। यानी ये एक मैनेजमेंट टूल बन गया और जिसको डिफाइन किया था क्वालिटी, टाइम और प्राइस के डायमेंशंस से। यानी ये कहा गया कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन में एक तो क्वालिटी का डायमेंशन इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, यानी केवल प्रोडक्शन क्वांटिटी वे में नहीं होगा, क्वालिटी वे में होना चाहिए। टाइम का मतलब होता है एट द राइट टाइम, एट द एप्रोप्रिएट टाइम, यानी मार्केट में आपका प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, उसका टाइमिंग आपको सेट करना होगा और उस टाइमिंग की कैलकुलेशन के लिए आपके लिए बहुत दिमाग लगाना होगा। तो वो टाइमिंग डायमेंशन पे भी बहुत दिमाग लगाने लगे। और प्राइसिंग, यानी केवल प्रोडक्ट को क्वांटिटी या क्वालिटी या टाइमली ही इंट्रोड्यूस नहीं करना है। द बेस्ट पॉइंट इज दिस, एट द राइट कॉस्ट। उसकी प्राइसिंग पे बहुत तेजी से काम करा जाने लगा और प्राइसिंग भी रीजनेबल हो, क्वालिटी इंप्रूव्ड हो और टाइम एकदम एप्रोप्रिएट हो। इन तीन डायमेंशंस के ऊपर जब काम किया जाने लगा तो अपने आप ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, यानी प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जाए। इसके अलावा ये कहता है, ये जो क्वेश्चंस थे लाइक व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू बी मैन्युफैक्चर्ड, किस तरीके से चीजें बनाई जाएंगी, क्या बनाई जाएंगी और कब बनाई जाएंगी, इन सारी चीजों के आंसर्स डिसाइड किए जाने लगे कि इन सबका आंसर क्या होगा। यानी केवल प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा था, पहले इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से पूछे जा रहे थे। हम क्या बना रहे हैं, हम कब बना रहे हैं और हम कैसे बना रहे हैं। ये तीनों चीजों के आंसर इसी कॉन्सेप्ट से डेवलप हुए थे। ठीक बात है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसी में ये कहता है सबसे ज्यादा जो
टेक्सटाइल और रेलवेज में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी ना, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग उन्हीं इंडस्ट्रीज में इंट्रोड्यूस हुई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट हुए थे। क्वालिटी, प्राइस और जो टाइम है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को डेवलप किया जाने लगा था। उनके जो मटेरियल थे, जो मैन थे, जो मशीन्स थी, उन सब में बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किया जाने लगा था। यानी किसी भी हालत में ना ही तो मटेरियल का वेस्टेज हो, ना ही तो मैन का यानी लेबर का, और ना ही तो मशीन्स का। इन सब को एफिशिएंट यूटिलाइज किया जाने लगा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर दिए गए। यानी उन सबको मिला करके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, ये सारी चीजों को मिला करके इकोनॉमिकली इंटीग्रेट किया गया। इसका ये मतलब था सारी चीजों का अपना एक महत्व रहेगा, किसी भी एक चीज को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। तो बाय गिविंग द वेटेज टू ऑल द ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी स्टार्टेड, राइट। तो उसके अलावा ये कहता है और एक जो चीज की गई थी वो ये की गई थी कि वर्क का डिवीजन कर दिया गया था। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज अंडरटेकन केयरफुली, बहुत ही ध्यान से वर्क का डिवीजन किया गया था। एज पर द क्वालिटी एंड एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेबर द वर्क शुड बी एलोटेड। अगर आप किसी व्यक्ति को उसके काबिलियत के हिसाब से काम को बांटते हैं तो यकीनन उस काम की क्वालिटी भी बढ़ती है और उसमें टेकन टाइम जो होता है वो रिड्यूस होता है। ना केवल क्वालिटी इंप्रूव होती है, टाइम रिड्यूस होता है, प्लस जो वो लेबर वर्क कर रहा है उसको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि एज पर हिज और हर प्रोफिशिएंसी द वर्क शुड बी डन, राइट। तो उसे लगता है कि मुझे मेरे काम का, मेरे इंटरेस्ट का काम जो दिया गया है ना, उस पे वो अपनी सारी परफेक्शन शो करता है। तो इस सारी चीजों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत इंप्रूवमेंट असर नजर आता है। इसके अलावा कहता है जो वर्क इंट्रोड्यूस किया गया था उसको रेगुलेशन किया गया था, ताकि कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक जो चीजों को कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें रेगुलेशन रहे, कहीं भी कोई इंटरप्शन ना हो। ये चीज इंश्योर होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर प्लानिंग द प्रोडक्ट एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्ट, द वर्क शुड बी कॉन्टिन्यूअसली प्रोड्यूस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे ये कहता है इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल पीपीसी क्या होती है, क्या कहना चाहिए कि पीपीसी क्या है। तो हम ये कह सकते हैं पीपीसी इज डिफाइंड एज अ प्लानिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ फर्म्स मटेरियल एंड फिजिकल फैसिलिटीज towards the attainment of predetermined production objectives in the most economic manner। यानी ज्यादा से ज्यादा फायदे की बात को ध्यान में रखते हुए जितना भी फर्म का मटेरियल और फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरीके से यूज करें कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्ट्स को हम गेन कर सके, और इन सबको प्रॉपरली प्लान करते हुए, डायरेक्ट करते हुए और कोऑर्डिनेट करते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करें। इसके अलावा ये कहते हैं जैसा कि एक मैनेजमेंट टूल है तो ये एम्प्लॉय किया जाता है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड देयर कोऑर्डिनेशन विद अदर एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। चाहे फर्म की प्रोडक्शन की बात कर लो, कोऑर्डिनेशन की बात कर लो, या कोई दूसरी एक्टिविटी की बात कर लो, ये वो चीज है पीपीसी जिससे हम चीजों को ज्यादा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, फ्रूटफुल वे में, रिवार्ड फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में प्राप्त कर पाते हैं। तो ये कहते हैं अगर प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो इसको कहा जाना चाहिए दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, टाइम एंड प्राइस। क्लियर है। उसके अलावा अगर बात कहें तो हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि प्लानिंग का होता है या रिसोर्सेज की डिसाइडिंग का होता है, जिसमें फर्म विल रिक्वायर फॉर इट्स फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस and of allocating and time scheduling these resources of produce the desired products on the time at the least total cost। कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी लेते हुए अगर हम डिजायर्ड टाइम में अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, दैट इज पीपीसी। अगर इम्प्रूव करें हम क्वालिटी को, रिड्यूस करें हम वेस्टेज ऑफ टाइम को या वेस्टेज ऑफ मटेरियल को, और टाइमली हम एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर पाने में, डिजायर्ड प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर पाने में समर्थ होते हैं, तो हम कहते हैं पीपीसी का यही तो ऑब्जेक्टिव है, यही तो टारगेट है। समझ में आ रहा है। तो अब ये तो बात हो गई पीपीसी के इंट्रोडक्शन की और मीनिंग की।
अब जरा बात करते हैं पीपीसी में कौन से फेसेस हैं, यानी किन स्टेजेस को हम बांट सकते हैं पीपीसी को। तो हम ये कहेंगे 3 तरह के फेसेस होते हैं, 3 दौर होते हैं पीपीसी के। द नंबर 1 इज प्लानिंग फेज, जिसमें हम प्योरली प्लान करते हैं हर चीज को और बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन करते हुए प्लान करते हैं। अभी बताते हैं कि प्लानिंग में भी आप देखेंगे 2 तरह के वाइफरगेशन है, एक है प्री प्लानिंग और एक है एक्टिव प्लानिंग। यानी काम को इम्प्लीमेंट करने से पहले भी प्लान किया जाएगा और प्लान करने के बाद में उसको एक्टिवेट करते हुए भी प्लान किया जाएगा। यानी प्लानिंग केवल टेबल पे या वर्क पेपर पेज पे ही नहीं होगी, एक्चुअल इट इज वर्कड इन द फील्ड ऑल्सो। हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे भी प्लानिंग कर रहे होते हैं। एज पर द नेचर ऑफ वर्क इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये वही चीज है कि अगर हम प्लानिंग फेज की बात कर रहे हैं तो इसको फिर से हम 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसको प्री प्लानिंग भी कहा गया है और एक्टिव प्लानिंग भी कहा गया है। सेकेंड फेज की बात करते हैं, दैट इज द एक्शन फेज। एज पर द प्लानिंग फेज व्हाट शुड बी टेकन द एक्शन। तो व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, इसमें यही कहते हैं कि हम काम को कैसे करेंगे। एज पर द प्लानिंग द वर्क शुड बी टेकन, ये यही कहता है अगर आपने प्लान अच्छा किया है लेकिन एक्शन अच्छा नहीं किया तो उस प्लानिंग अच्छी होने का कोई फायदा नहीं होता। तो एक्शन फेज ये बताता है कि हमें एक्शन एज पर द प्लानिंग करना होगा। उसके बाद कहता है कंट्रोल फेज, और कंट्रोल फेज क्या कहेगा कि आपने एक अच्छी प्लानिंग भी की है, एक अच्छा एक्शन भी किया है, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द ऑल द थिंग्स विच आर प्लान्ड और विच आर एक्शन, तो जरूरी है कि खराब हो जाएंगी चीजें। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कंट्रोलिंग होना भी बहुत जरूरी है। प्लानिंग के साथ साथ, या ये कहना चाहिए साइमल्टेनियसली जो चलने वाली चीज है दैट इज कंट्रोलिंग। केवल कंट्रोल अलग से नहीं होता, उस प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल शुरू हो जाता है जहां पे हमने कोई भी चीज प्लान करना शुरू कर दिया है। अगर हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग को एक साथ चलाते हैं तब कहीं जाकर के ऑब्जेक्ट गेन होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लानिंग का साथ साथ कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये कंट्रोल फेज हो जाता है। अब जरा बात करते हैं कि जो हमने बात करी कि प्री प्लानिंग है वो क्या होती है। प्री प्लानिंग में हम वो सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो प्रोडक्शन प्लानिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, चाहे डिमांड फोरकास्टिंग हो, रिसोर्स प्लानिंग हो और फैसिलिटी प्लानिंग हो, प्लांट प्लानिंग हो या प्लांट लोकेशन या प्लांट लेआउट के बारे में प्लानिंग हो, वो सारी चीजें प्री प्लानिंग में आती हैं। यानी अभी अपन ने प्रोडक्ट की बात नहीं करी है, लेकिन प्रोडक्ट जहां बनेगा, जैसे बनेगा, जिन मशीनों में बनेगा, उन सारी चीजों की प्लानिंग होना जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। अब बात करते हैं एक्टिव प्लानिंग की। एक्टिव प्लानिंग में वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी से या प्रोडक्ट के मिक्स रूटिंग से रिलेटेड है, उसकी शेड्यूलिंग से रिलेटेड है, उसके मटेरियल प्लानिंग से अगर रिलेटेड है, प्रोसेस प्लानिंग से रिलेटेड है, कैपेसिटी प्लानिंग से रिलेटेड है या टूल प्लानिंग से रिलेटेड है। एक बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जैसे प्री प्लानिंग में प्रोडक्ट अभी इन्वॉल्व नहीं है, उससे पहले सारी चीजों को प्लान किया गया है। तो एक्शन जो प्लानिंग है, जिसको अपन ने एक्टिव प्लानिंग कहा है, उसमें वो सारी चीजें शामिल हैं जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाली हैं, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने वाली है, उसके वेस्ट को कंट्रोल करने वाली है। वो सारी चीजें हमारे एक्टिव प्लानिंग में आ जाती है। अब जरा बात करते हैं कि जो एक्शन फेज है वो क्या कहता है। इसमें एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। मैंने अभी पहले बताया जैसे जो प्लानिंग किया गया उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाना है, और इसमें चाहे डिस्पैचिंग हो, चाहे प्रोग्रेसेशन हो, वो सारे फंक्शन इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। अब आता है कंट्रोल फेज। वो ये कहता है इसमें वो सारे स्टेटस या रिपोर्टिंग या जो कहना चाहिए मटेरियल कंट्रोल या टूल कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, लेबर आउटपुट कंट्रोल या कॉस्ट कंट्रोल, व्हाटएवर इट इज, सारे कंट्रोल इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी मटेरियल से लेकर, लेबर से लेकर, टाइम से लेकर, कॉस्ट से लेकर, क्वालिटी से लेकर, क्वांटिटी से लेकर, इन्वेंट्री से लेकर, सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। ईच एंड एवरी फेज ऑफ द प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द कंट्रोल फेज। तो समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल फेज अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब जरा बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जो पीपीसी कह रहे हैं हम, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमने फिर भी मोटे मोटे तौर पे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मोटे मोटे तौर पे हमने 8-7 लिखे हैं। जरा देखें, सबसे पहले इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज एंड रिसोर्सेज, व्हाटएवर वी हैव।
our duty is to utilize effectively and efficiently all the material, all the sources and resources which are available before us. ये एक important चीज है कि जो भी हमें चीजें मिली हैं, जैसी भी मिली हैं, उनको हम बेस्ट टू बेस्ट मैनर में कैसे यूज करेंगे. The first prime objective of PPC is effective utilization of resources. समझ में आ गया होगा कि हमारे साधन और संसाधन जितने भी हम उसे कुशलतम रूप से कैसे उपयोग में लाएं, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, प्रमुख लक्ष्य है. उसके बाद स्टडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, यानी लगातार रूप में हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस वे में हमारा प्रोडक्शन चलते रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक 2 महीने के लिए हमारा प्रोडक्शन हुआ, फिर हम 2 महीने तक प्लान ही नहीं कर पाए कि आगे अब कैसे करें, मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, या डिमांड नहीं है मार्केट में. इट शुड बी नॉट. क्या होना चाहिए, आपको कंटिन्यूअस वे में स्टडी फ्लो होना चाहिए प्रोडक्शन का, बैक टू बैक काम आगे बढ़ते रहना चाहिए. ये मेन लक्ष्य और रहा गया है. उसके अलावा कहता है कोऑर्डिनेशन विद एक्टिविटीज. बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, अभी अपन ने इन फेसेस में पढ़ लिया है. बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उन सब के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. कोई भी एक्टिविटी गैर वाजिब नहीं है, सब वाजिब हैं, और जितनी भी हैं हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है. तो हर एक को अपना एक वेटेज देते हुए, सबके साथ एक तालमेल बनाते हुए काम को करना भी एक लक्ष्य है पीपीसी का. उसके अलावा कहते हैं मिनिमम वेस्टेज, चाहे वो वेस्टेज टाइम की हो, मटीरियल की हो, लेबर आवर्स की हो, कैपेसिटी की हो, मशीन यूटिलाइजेशन की, व्हाटएवर इट इज, उन सब को हमें मिनिमम वेस्टेज करना होगा. जैसे अपन ने कहा था कॉस्ट कंट्रोलिंग के टाइम पे हम जब कंट्रोल करते हैं तो हर एक चीज पे कंट्रोलिंग करना है, उसका हमारा टाइट ऑब्जर्वेशन होता है हर एक चीज पे. बिल्कुल ऐसे ही जब वेस्टेज मिनिमाइज करना है तो हमें हर एक चीज पे ध्यान देना होगा कि एज पर द नीड the resource and source should be utilized in the proper way. तभी हम किसी भी वेस्टेज को मिनिमाइज कर पाएंगे. राइट, हम वेस्टेज को देखिए रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं. तो रिड्यूस करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो हमेशा ध्यान रखें कि हम हमारे वेस्टेज को किस तरीके से मिनिमम कर सके. खत्म नहीं कर सकते, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि काम होगा तो वेस्ट भी होगी कुछ चीजें, उसको मिनिमाइज करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे एक और लक्ष्य कहते हैं इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी. अगर आपने एफिशिएंसी यूज कर ली, अगर आपने वेस्टेज रिड्यूस कर ली, तो यकीन मान लीजिएगा लेबर की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. तो इसके लिए भी ध्यान देना पड़ता है. एक वर्किंग एटमॉस्फेयर इस तरह से प्रोवाइड करना होता है कि एक वर्कर को काम में इंटरेस्ट आए, उस काम में वो बैलेंस बना के काम करे, उसके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ावा ना मिले, उसको मेंटल पीस मिलना चाहिए, हार्मोनाइज रिलेशनशिप होनी चाहिए, बेहतरीन क्वालिटी की मशीन और बेहतरीन ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. तब कहीं जाकर एक लेबर अपनी बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्टिविटी शो करता है. तो यहाँ ये कहते हैं पीपीसी का एक लक्ष्य ये भी है कि हम हमारे लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें. उसके अलावा ये कहते हैं कि प्रोवाइड बेटर वर्क एनवायरनमेंट. जैसे अभी मैंने कहा कि अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो यू शुड प्रोवाइड अ बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट. अगर आप बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं देते हैं तो यकीन मान लीजिए कुछ समय बाद में एक वर्कर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मेंटली वो बहुत ही फैटिग आ जाता है, उसमें टायर्डनेस आ जाती है, रेस्टलेसनेस आ जाती है, उसका हेल्थ उसके माइंड को सपोर्ट नहीं करता है. ऐसे में वो अपनी अच्छी जो एफिशिएंसी है उसको प्रूव नहीं कर पाता है. तो ये कहता है एक लक्ष्य ये भी है पीपीसी का कि बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड भी करना होगा. उसके अलावा ये कहते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट. ऑब्वियस है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ही हम सारा काम कर रहे हैं. हम हमारे प्रोडक्ट की प्लानिंग कह रहे हैं या जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं, जो एक्चुअल उसका डेस्टिनेशन है, दैट इज द प्लानिंग शुड बी, क्वालिटी शुड बी इम्प्रूव्ड. तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी बहुत सारे काम करने हैं, ये भी एक उसका लक्ष्य है. उसके बाद कहते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. ऑल द थिंग्स आर डन फॉर ओनली द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर. हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है हमारे क्रेता, हमारे ग्राहक, हमारे जो उपभोक्ता है, उनका संतुष्टि लेवल इंक्रीज करना, उनको सैचुरेटेड मोड पे लाना. कैसे हम हमारे कस्टमर को ना केवल रिटेन करें बल्कि नए कस्टमर्स को भी ऐड करें, यही हमारा लक्ष्य होता है. तो हाउ टू इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं. अभी ये मत मानिएगा कि ये सब खत्म हो गया, यहीं तक एंड होता है. नो, मतलब यूं कहना चाहिए अनकाउंटेडली देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीसी. ये तो मेजर लिखे हैं और इसी के आसपास सारे घूमने हैं.
तो ये आपको उम्मीद कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ मेरी समझ में आई है, आज की क्लास, आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जो मेरा इंटेंशन है मेरे वीडियोस को बनाने का वो भी आप तक पहुँच रहा होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।